इन इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर क्या इनके हो रहे शारीरिक बदलाव का भी असर होता है? या इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। ये जो एज है ये प्यूबर्टी एज है। इसमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। गर्ल्स का प्यूबर्टी अलग फॉर्मेट में यस। बिहेवियरल साइड में दिख के आता है। बॉयज़ का जो प्यूबर्टिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, ये अलग वे में दिख के आता है। जब तक बच्चा आपका 10th और 12th में आएगा तब तक मदर की मेनोपॉज एज आ जाती है। यस। तो मदर का जो है एक बहुत मूड स्विंग्स का एज है ये। उसके भी बहुत सारे हार्मोनल चेंज है। मतलब मम्मी का जो है मेनोपॉज और बच्चों का है एडोलेसेंस। तो ये जो दोनों हैं इनके दोनों के हार्मोनल सर्ज बहुत है। और अगर मैं पापा का बोलूँ तो यहाँ पे उनका पीक होता है बिजनेस का या फिर प्रोफेशन का। करेक्ट। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि फ्यूचर का डर पेरेंट्स को ज़्यादा है या स्टूडेंट को ज़्यादा है? अभी एक क्वेश्चन को भी आंसर दो तरीके से हम दे सकते हैं कि पेरेंट्स तो होते ही है, प्रेशर में होते हैं, बिल्कुल प्रेशर कुकर हो जाता है कभी कभी। और इसका अगर सीटी हम टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करके ना निकालें तो ये फट भी सकता है। बीपी के प्रॉब्लम, शुगर, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल और ये सब इस एज में फिर शुरू हो जाते हैं। तो पहले के ज़माने में 40 वॉज नॉट द एज फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, लेकिन अभी है। क्योंकि ये जो सब फैक्टर्स है जो हमने बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेस हम इस एज में फील करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे घरों में जैसे ही एग्ज़ाम्स आती है या 10th और 12th का टाइम आता है तो बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। बच्चे भी साइलेंस है और पेरेंट्स भी है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बच्चों को लगता है मैं कुछ कहूँगा तो पेरेंट्स गलत ले लेंगे। पेरेंट्स को लगता है मैं कुछ कह दूँ या कर दूँ तो बच्चा गलत ना ले ले। तो साइलेंस भी स्ट्रेस की आवाज़ होती है। तो ऑब्वियस है निगेटिव फीलिंग्स आती रहेंगी। प्रेशर है, स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट भी है, तो निगेटिव फीलिंग्स आना ऑब्वियस है। तो निगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में कैसे बदला जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। करेक्ट। ये ओवरऑल पिक्चर का एक पार्ट है। हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक दिन में हमको 80,000 तक के थॉट्स आते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग में नहीं हो तो एक जनरल इंसान को एक दिन में 80,000 थॉट्स तक आते हैं। लेकिन हर एक थॉट रियलिटी नहीं होता है। पहली बात, थॉट है, वो आएगा, पीक में जाएगा और फिर से वो सबसाइड हो जाएगा। इट इज़ लाइक वेव। तो मुझे ये कॉन्शियस रहना है कि थॉट है, वो आएगा, हो जाएगा, लेकिन जब वो अपनी पीक पे होगा तब उस टाइम मुझे मेरा इमोशनल बैलेंस और रेगुलेशन मेंटेन करना है। अगर ये स्किल हम सीख लें, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जेनजी एंड जेल अल्फा के लिए जो सोल्यूशन है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सब कुछ है लेकिन इमोशनल ओवरवेल्म को वो अगर सीख ले कैसे उसको प्रोसेस करना है तो दे आर द विनर। हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मीनाक्षी बंसाली, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट शो में टॉक्स विथ मीनाक्षी। आज हम बात करेंगे 10th और 12th के कक्षा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर। 10th और 12th ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है। कभी डर, कभी एक्साइटमेंट, कभी उम्मीद तो कभी प्रेशर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी जजमेंट एक ऑनेस्ट बातचीत। और आज के हमारे इस बातचीत के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे स्पेशल गेस्ट प्रियंका जी पारक, जो कि एक लाइफ कोच और साइकोलॉजिस्ट है भोसला मिलिट्री सीनियर एंड जूनियर कॉलेज में। शी इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ प्रेरिता फाउंडेशन। Priyanka ji conducted different seminars in multinational companies, NGOs in various departments. She is honored with different reputed awards. तो स्वागत है प्रियंका जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। आई फील ऑनर्ड कि आपने इस पॉडकास्ट शो में मुझे बोलने का यहाँ पे मौका दिया। और बहुत सही बताया आपने कि ये जो जर्नी है 10th और 12th की, ये एक्चुअल में एकेडमिक जर्नी कम और प्रेशर को सामना करने की जर्नी बहुत ज़्यादा है फॉर बोथ पेरेंट्स एंड एडोलेसेंट्स। उनके जो एडोलेसेंट Yes, बच्चे ma'am. हैं दोनों के लिए। तो एक्चुअल में मार्क्स तो हमें बहुत दिनों तक याद नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो जर्नी है ये प्रेशर
प्रेशराइज्ड जो जर्नी है, इसमें अपने जो बच्चे हैं वो कैसे खरे उतरते हैं उनके माँ बाप के साथ में, ये एक्चुअल उसी को टेस्ट करने वाली जर्नी है। तो आई अप्रिशिएट कि आपने ये टॉपिक चुना है इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे है और Yes. बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इन सब बातों को समझ के लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू मैम, आप हमारी शो में आए। आज कल बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस भी है, या यूँ कहिए सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ आसान सा हो गया है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। पहले के टाइम पे इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, मोटिवेशन की कमी थी या गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता था। बच्चे बहुत सारे इमोशनल और फीलिंग्स को जूझ रहे होते थे। पर आज भी जब सब कुछ इतना अवेलेबल है, फिर भी बच्चे एक इमोशनल दौर से गुजर रहे होते हैं। तो आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 10th और 12th में पढ़ रहे बच्चे कौन से फीलिंग्स और इमोशंस को फेस करते हैं? बहुत सही बात बताई आपने कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा एक्सपोजर आज के बच्चों को अवेलेबल है, तो पेरेंट्स का काम बहुत कम हो गया। ऐसे Yes. ऊपरी देखते तो हमको ऐसे लगेगा कि बहुत काम इजी हो गया है। पहले तो हर टाइम हमको क्लासेस में जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, जाने आने का टाइम है और लिमिटेड ऑप्शंस थे। लेकिन Yes. अभी वैसी बात नहीं है। पोस्ट कोविड बहुत सारा सीन चेंज हो गया है। ऑन अ स्पॉट ऑफ क्लिक यू आर गेटिंग सो मच रिसोर्सेस। तो यहाँ पे फ़ायदा भी है और नुकसान भी। अभी फ़ायदा ये है कि टाइम सेव हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं, और ऐसा है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होने की वजह से बेस्ट जो है इंडिया में ग्लोबली वो हमको हमारे घर बैठे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इतना सारा एक्सपोजर है, तो अपनी ये जो जनरेशन है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन इमोशनल ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा है कि क्या ले और क्या ना ले, कितना ले और उसको प्रोसेस कैसे करे। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों एक साथ में ही फेस कर रहे हैं। Yes. तो दिस एज इज़ आई से कि बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा मटेरियल है, रिसोर्सेज है, लेकिन उतना ही इमोशनल ओवरवेलमिंग भी है, जिसको एक्चुअली प्रोसेस करना अगर हम सीख ले तो वी कैन टेल कि आज की जो ये एज है, दिस इज़ एन गोल्डन एज। यस, बट क्या इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं बच्चों के अंदर? करेक्ट। तो अभी इसको समझने के लिए हमको पहले उनकी ब्रेन बायोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ के काफ़ी सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। Yes. तो अपने जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत अच्छे से इनको स्टडी करके और इनको कैटेगराइज किया है। तो एरिक एरिक्सन नाम का जो ये साइकोलॉजिस्ट है, वो ये जो एडोलेसेंट एज है 12 से 18 साल तक के बच्चों का, तो उसको वो बोलता है कि आइडेंटिटी सर्च एज है, कि बच्चा इसमें अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढता है। इतने दिन तक वो पेरेंट्स की नज़रों से खुद को देखता था, सोसाइटी जो उसके आसपास के लोग हैं उसकी नज़र से खुद को देखता था, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में आता है तो वो खुद की नज़र डेवलप होने लगती है कि हु आई एम। और ये जो हु आई एम एज है, इसको स्क्रॉल करने के लिए उसकी बायोलॉजी सपोर्टिव होती है कि उसकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, और उसका जो ब्रेन है, अभी ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले जो है कि सर्वाइवल जो ब्रेन है, छोटा ब्रेन, वो डेवलप होता है, उसके बाद में इमोशनल ब्रेन, और उसके बाद में नियोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अपना लॉजिकल ब्रेन है। अभी अपनी जो ये पॉपुलेशन है 10th और 12th की, ये अपनी एडोलेसेंट एज में है, तो इनका सर्वाइवल ब्रेन तो डेवलप है पहले से ही। सेकेंड जो है इमोशनल ब्रेन, इनका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो चुका है। लिम्बिक सिस्टम जो है, इसके लिए ये हर जगह पे इमोशन से ऑपरेट करते हैं। जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, कभी एकदम बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे, कभी बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे, तो दूसरे ही मिनट में आपको उनका मूड डायरेक्टली डाउन जाते हुए दिखेगा कि दे आर फुल ऑफ अग्रेशन। एंड ये जो मूड अप एंड डाउन है, इसको रेगुलेट करना ये अभी तक नहीं सीख पाए हैं। ओके और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नियोफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होगा। अभी ये कब तक होगा कि 22, 23, 24 साल तक ये प्रोसीजर कंप्लीट होती है। इसी के लिए अभी आज तो इलेक्शन है, और हमको वोटिंग का जो अधिकार है वो पोस्ट 18 ईयर्स क्यों मिलता है, क्योंकि अभी तक तो नियोफ्रंटल कॉर्टेक्स ही डेवलप नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग ही डेवलप नहीं है। तो इसके लिए ये जो एज है आफ्टर 18, दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट एज।
Yes. तो अपने ये जो बच्चों का फीलिंग्स और इमोशंस है, ये एक जैसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल अप डाउन। और ये सिर्फ खुद का ही नहीं है ना, क्योंकि अभी तक जो अटैचमेंट था ये पेरेंटल अटैचमेंट है, डेवलपमेंटल अटैचमेंट। लेकिन अभी ये जो अटैचमेंट है ये इंडिविजुअल थिंकिंग और उसके साथ में उनको होने वाला अटैचमेंट। तो ये जो डिफरेंस है इसको अगर हम सामने रखें तो इनका मूड का जो पैटर्न है ये एक जैसे हमको नहीं दिखेगा। ये आने वाले जो एनवायरनमेंट है, जिस भी एनवायरनमेंट में है, उसके हिसाब से वो जो अपना लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है उसको स्कैन करके, उसको फिल्टर करके, प्लस इनका पेरेंटल ये जो एटमॉस्फेयर है उनको साथ में लेके, इन सब बातों से इनका ये जो इमोशनल जर्नी है ये होते रहता है। तो आप ये कहना चाहती है बेसिकली कि बच्चे इस एज में उनकी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, उनके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे, जैसे इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, वो आइडेंटिटी खोज रहे हैं उनकी, तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे? अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमको एडोलेसेंस को पूरी तरह से समझ के लेना है तो ब्रेन एंड बायोलॉजी इज़ नॉट द ओनली थिंग कि हमको ये समझ के लेना है। आज का ये जो दौर है ये पूरी तरह चैलेंजेस से भरा हुआ है। ऊपरी ऊपरी हमको तो लगेगा कि काफ़ी सारा ब्लेसिंग्स है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट ले लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बस एक क्लिक के ऊपर हमको सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ में जो आने वाले चैलेंजेस है जो मैं रोज़ देख रही हूँ अपने काउंसलिंग रूम में, तो ये है कि पहली बात तो जैसे ही 9th आने लगेगा, 10th भी नहीं 9th आने लगेगा, तब से ही घर में बिल्कुल कर्फ्यू लग जाता है। Yes. अभी तक 8 तक तो माँ बाप बिल्कुल एक्साइटेड है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करवाना है, उनको ये भी करवाना है, वो भी करवाना है, बच्चा फील टू एकदम एक्टिव होना चाहिए। और सोशल कंपैरिजन की वजह से हम अपने बच्चों की तरफ एक्स्ट्रा कॉन्शियसली ध्यान दें कि उनको ये कर वो कर वो कर। और बच्चा जब ढलने लगता है इन सब चीज़ों में, वो खुद की एक आइडेंटिटी बनाने लगता है कि येस मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और जैसे ही 9th आएगा सामने तो बिल्कुल कट, फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन है नहीं है, बच्चों से बात की है नहीं की है। लेकिन ये जो सोशल प्रेशर है, कंपैरिजन है पीयर्स के साथ का, या फिर पेरेंट्स के पास ट्रॉमा है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उन सब बातों में से एक डिसीजन लेके और ये तय कर दिया जाता है कि अभी जो बच्चा है उसको पूरी तरह पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, तो एकेडमिक प्रेशर ये सबसे बड़ा चैलेंज है 9th-10th से लेके 12th तक के बच्चों का, कि ये जो प्रेशर है उनका, ये इसको स्क्रॉल करके अपना डे टू डे लाइफ मैनेज करना उनके हाथ में ये कंट्रोल है ही नहीं, ये कंट्रोल चला गया है किसी और के हाथ में। और वो कंटिन्यूअस एक जजमेंट स्पेस में है कि उनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है ये हमेशा परफॉर्मेंस के लिए है कि दे शुड कीप परफॉर्मिंग। ये जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ की पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि घर में का माहौल बिल्कुल अलग, और जब भी बच्चा क्लास में या फिर कोचिंग क्लासेस में, स्कूल्स में है, तो पीयर्स के साथ में है। ये एज है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे अगर आप नहीं हो तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब वहाँ पे बच्चा जूझ रहा है कि मेरे सब दोस्त ये कर रहे हैं लेकिन मेरे घर में बिल्कुल अलग से एटमॉस्फेयर है, तो आई एम नॉट बेस्ट फिट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये जो बहुत बड़ा चैलेंज बच्चे फेस करते हैं। तो इसके बाद में अगर आप देखोगे कि रिलेशनशिप, ये जो एज है बिल्कुल बटरफ्लाई एज है, हमेशा बच्चों के पेट में जो है ये बटरफ्लाई दौड़ते रहते हैं। और वो बिल्कुल फैंटेसी वाला एज, मूवीज़ और ये जो अनफिल्टर्ड कंटेंट आ रहा है, तो उस इन सब दौर में मैं कहाँ पे फिट हूँ? अगर मेरे फ्रेंड्स का गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है और मेरा नहीं है तो मैं बहुत कम हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है और अपना जो सेल्फ आइडेंटिटी सर्च वाला एज है, देखो बच्चा कितने फिल्टर से खुद को पहचानते पहचानते सर्च करते करते आगे जा रहा है। तो ये सब करते करते फिर बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। फिर आ गया आपका एडिक्शन, जो नया चैलेंज है। अभी तो ड्रग्स और अल्कोहल और स्मोकिंग, दिस इज़ मतलब बहुत केक वॉक के जैसे है। और अगर आप ये सब करते हो तो यू साउंड कूल, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट यू आर आउटडेटेड। और ये फिर से आपको फेस करना है आपके पीयर ग्रुप में, करेक्ट। उसके बाद में जो आ जाता है कि आपका खुद का जो इंटरनल प्रेशर है
कि आपको आपके पेरेंट्स को भी आपको डाउन फील नहीं करवाना है, क्योंकि वो सब कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना शेड्यूल पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि आप 9 से 12 तक की जर्नी में हो। मम्मी ने अपना जॉब छोड़ दिया है, पापा कॉन्शियस हो गए हैं, कंटिन्यूसली ही इज़ ऑन फोन, आपके लिए 2 मेंटोर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रहा है। करेक्ट। तो इन सबको फेस करने के लिए एक बच्चा कितने जगह पे लड़ रहा है, और ये सब सबकॉन्शियसली होता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस उतना नहीं है हमारे इसमें कि एक बच्चा है 17-18 साल का है, तो उसके दिमाग को इस टाइम पे जब उसको परफॉर्मेंस देना है तो वो कितना लोड यहाँ पे सहन कर पाएगा, और इतना लोड लेंगे तो उसका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा या इम्प्रूव होगा। करेक्ट। तो अगर हम ये सब बातें समझाते हैं फैमिली मेम्बर्स को, या फिर बच्चों को भी खुद में समझ में आता है। प्लस इसमें तो मैंने ऐड नहीं किया है स्क्रीन टाइम। आज का अगर आप एवरेज स्क्रीन टाइम देखोगे बच्चों का, तो वो है 7 आवर्स ऑन एन एवरेज। ओके, अगर आप स्क्रीन एडिक्शन में नहीं हो तो आपका 7 आवर्स है। अगर आप स्क्रीन एडिक्शन में हो तो आपका जनरल एवरेज स्क्रीन टाइम है 12 to 13 आवर्स का। ओके, अभी मेरे पास में एक केस है जो उसका जो स्क्रीन टाइम था फ्रॉम 24 आवर्स 20 आवर्स ऑन एन एवरेज 20 आवर्स, और फिर उसको 15-16 महीने तक उसका यही स्केड्यूल था, एंड आफ्टर दैट उसको डालना पड़ा मेंटल असाइलम में, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड जा चुका था। ही वॉज नॉट इन टू हिज सेंसेस। बिल्कुल उसको नहीं पता चल रहा था कि उसको कैसे बात करनी है, कैसे उसका जजमेंट होना चाहिए, कैसे उसका अप्रोप्रिएट पोस्चर होना चाहिए, सब डिस्टर्ब हो गया ब्रेन केमिस्ट्री। तो वहाँ से फिर उसको मेंटल असाइलम में रख के पूरा सेटल डाउन करके, एंड देन ही केम बैक, और फिर उसका काउंसलिंग मेरे पास में स्टार्ट हुआ है। और अभी वो काफ़ी हद तक बेटर है, क्योंकि पूरा स्क्रीन हमने कट ऑफ कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑन एन एवरेज एक अडल्ट भी है जो अपने फ़ोन को 221 बार हाथ लगाता है दिन भर में फ़ोन को। मतलब कुछ है नहीं है, बट स्टिल वी आर कि कुछ तो होगा, चेकिंग करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस आज का यूथ फेस कर रहा है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे इंटरनल प्रेशर प्लस पीयर प्रेशर दोनों से जूझ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ओके, सिंपल वे में आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगी कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए? एग्जैक्टली। यहाँ पे है कि हम ये जो स्टेज है लाइफ का 9th से लेके 12th, इसको कुछ स्पेसिफिकली एग्जिस्टेंशियल स्टेज ना बना दे लाइफ का। ये सिर्फ एक एकेडमिक स्टेज है लाइफ का, जहाँ पे हमको थोड़ा और कॉन्शियस रहना है, क्योंकि आगे कंपटीशन है। बस इतना बोल के हमको जनरलाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है। ये जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्टेज बन चुका है लाइफ का, वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस, कि चलो जैसे 8 था, 8 तक का जर्नी था, वैसे ही ये है। अपना जो करिकुलम आपने किया था उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स आप ले लो जो आपको रेजुविनेट रखे, जो आपको फिजिकली एकेडमिकली हेल्दी रखे, एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर फोकस ऑन आवर एकेडमिक्स। ऐसे अगर हम ले, और बच्चे के साथ में बैठ के उसका सेल्फ अवेयरनेस कितना है कि वो खुद कौन है, क्या करना चाहता है लाइफ में। सेल्फ अवेयरनेस ये सबसे फर्स्ट स्टेज है लाइफ का, जहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए बच्चों के साथ में बात। जैसे ही बच्चे एक 3rd 4th में चले जाते हैं, तो पेरेंट्स का एक कॉन्शियस पेरेंटिंग, मतलब पहले से जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग चले आ रहा था, ये जेन ज़ी और जेन अल्फा जनरेशन के लिए काम नहीं करेगा। ये ऐसा ही है कि हम ओल्ड मैप्स यूज़ कर रहे हैं नए सिटीज़ जो डेवलप हो गई है उसको डायरेक्शन ढूंढने के लिए। तो जैसे ही एज चेंज हो रहा है, वैसे ही हमको पेरेंटिंग के स्टाइल्स भी चेंज करने हैं। तो जैसे 3rd और 4th में आने लगेगा बच्चा, एक साउंड उसको जजमेंट आ जाता है कि कैसे बात करना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। तो उसको ऐसे क्वेश्चंस पूछिए कि वो खुद को सर्च कर पाए, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, आने वाले उसको आसपास में उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, क्या थ्रेट्स है उसके एनवायरनमेंट में, वो क्या करना चाहता है लाइफ में, उसका क्या विजन है। साथ में बैठ के अगर हम कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ करें तो बच्चा कंफ्यूज नहीं है। जब वो 9th-10th में आता है, उसका जो सेल्फ आइडेंटिटी सर्च का एज है, उसके लिए अपना बच्चा रेडी है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है उसको कि कैसे मैं करूँ, क्या मैं करूँ, इधर सर्च करूँ, उधर सर्च करूँ, वो रुक जाएगा। उसका वो पार्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका है, एंड ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्टेज। मतलब यहाँ पे मुझे सब बातें नहीं करनी है कि एकेडमिक्स भी करना है, खुद को भी समझना है, पेरेंट्स को भी समझना है, क्योंकि पेरेंट्स ही ऑलरेडी एंशियस है। मतलब चैलेंज ये नहीं है कि मैं 10th और 12th में ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँ। चैलेंज ये है कि मैं जो मेरे एंशियस पेरेंट्स है
उनके प्रेशर को कैसे सहन कर पाऊँ, एक्चुअल चैलेंज ये है बच्चों के लिए। Yes, तो yes. वहाँ पे बच्चा ऑलरेडी रेडी है, उसके पास में अपने सब टूल्स रेडी है कि वो ये वॉर कैसे लड़ेगा। यस, तो पेरेंट्स से बड़ा गाइडर कोई हो ही नहीं सकता बच्चे के लिए। करेक्ट। तो अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स साथ में बैठ के सब कुछ सॉल्व करे तो आसान हो सकता है। या पर मैं ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि इन इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर क्या इनके हो रहे शारीरिक बदलाव का भी असर होता है? या इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। ये जो एज है ये प्यूबर्टी एज है, इसमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। गर्ल्स का प्यूबर्टी अलग फॉर्मेट में Yes. बिहेवियरल साइड में दिख के आता है। बॉयज़ का जो प्यूबर्टिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, ये अलग वे में दिख के आता है। अभी आप बोलोगे कि एग्रेशन का जो पार्ट है ये बॉयज़ में हमको बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। उनका आवाज़ बदलने लगता है, उनका जो मास स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ने लगता है। एंड दे आर इनटू दैट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज कि आई एम पावरफुल और यू आर पावरफुल। Yes. जहाँ पे कि हम लड़कियों को अगर देखते हैं तो उनका जो है मूड अपस्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। Yes. क्योंकि अपना जो कल्चरल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमेशा बच्ची जैसे ही बड़ी होने लगती तो उसको बोला जाता है कि आपको दूसरे के घर पे जाना है तो आपको ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो वहाँ पे आप जो बिहेवियरल चेंजेस देखोगे तो वो ऐसे है कि लड़कियाँ जो हैं ये अलग वे में अपना इमोशनल अपसर जो है वो बिहेवियरली दिखाएगी और लड़के जो है ये अलग वे में उसको प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे है कि उनका मूड अपस्विंग्स हो जाना, उनका बहुत शॉर्ट साइटेडनेस हो जाना। मैं पावरफुल, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ तो आप मेरी सुनो, मैं हमेशा आपकी नहीं सुनूंगा। तो उसको जो पेरेंटल कंट्रोल होता है वो उसको बिल्कुल रिबेलियस हो जाता है। उसको नहीं चाहिए कि कोई आके मुझे ओवर पावर करे। Yes. और पेरेंट्स जो है वो हमेशा उसी स्टेज में है कि ये तो मेरा छोटू है, ये तो छोटा मेरा लल्लू छोटी है, बच्चा और है। ये है कि अभी तक तो ये कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर रहा है। तो वो भी और ज़्यादा पावर करने चाहते हैं और कंट्रोल करने चाहते हैं। और ये जो बच्चा है उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं चाहिए अभी, क्योंकि उसको पता है वो भी कैपेबल है, वो सोच पा रहा है, वो जो लॉजिकल ब्रेन है वो उसका अप्लाई हो रहा है। तो उसको लगता है कि अभी मुझे समझ में आता है, आप हमेशा आके मुझे क्यों गाइड कर रहे हो। वो विड्रॉ करेगा, वो जैसे ही विड्रॉ करेगा पेरेंट्स और कंट्रोल करेंगे, और ये जो लूप है ये हमेशा चलते रहता है। तो इन शॉर्ट मेस हो जाता है, बच्चे उनकी पावर दिखाते, पावर पेरेंट्स उनकी कॉन्फ्लिक्ट। पावर। करेक्ट। ये तो है, सही बात है कि बच्चे फिजिकली भी जूझ रहे होते हैं और मेंटल प्रेशर भी उन पे होता है। ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट्स के साइड से प्रियंका जी, पर मैं ख़ास तौर पर नज़र डालना चाहूँगी 10th और 12th में जो पढ़ रहे होते हैं बच्चों के पेरेंट्स के बारे में। Okay. वो भी एक अलग ही दौर से गुजर रहे होते हैं। Exactly. हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे ही प्रेशर में हैं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा भी है कि बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कम्युनिकेशन है, स्पेस भी मिलती है, बट कई कई घरों में ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पर जिन घरों में है ये सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझ नहीं पाते हैं। अगर पेरेंट्स कोई पॉजिटिव वे में भी बोल रहे हैं तो बच्चा उसको सही तरह से नहीं लेता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों ने पेरेंट्स को कैसे समझना है। करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप जितनी टॉक सुनोगे, जितने आप पॉडकास्ट देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो काफ़ी सारा आपको गाइडेंस मिलेगा पेरेंटिंग कैसे करनी है, जेन ज़ी को पेरेंटिंग कैसे करनी, जेन अल्फा को पेरेंटिंग कैसे करनी है, पेरेंट्स कैसे गलत है, ये आपको मैक्सिमम सुनने मिलेगा। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा हॉलिस्टिक पिक्चर है 360 डिग्री में। ये हम सिर्फ अगर पेरेंट्स का साइड देखें तो वो आधा अधूरा बात होगा, हम सिर्फ बच्चों का देखें तो वो आधा अधूरा होगा, लेकिन आधी बात करके हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सिर्फ पेरेंट्स ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वो सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और बच्चे उस पेज पे नहीं है तो हम एक साथ में आंसर उसको लिख ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमेशा मैं अपने वो बटरफ्लाई वाले चश्मे से ही ना देखूं कि अभी मेरा सब दुनिया बदल रहा है, मेरे पीयर्स क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या करना है। अपने पेरेंट्स ने भी इतने साल का उनका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ ना कुछ जो बोल रहे हैं उसको एटलीस्ट मुझे एक बार थॉट देना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा सबमिसिव हो जाओ, क्योंकि जेन जी जो जनरेशन है ये बिल्कुल उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो डायरेक्टली ब्लाइंडली कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। वो हमेशा क्वेश्चन करेगा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा नहीं किया तो क्यों, वो उसके 1000 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फिर ऐसा है ना कि
इफ़ योर पेरेंट्स आर देयर, वो आपसे इतना इमोशनली कनेक्टेड एंड दे आर द फर्स्ट प्रोटेक्टर ऑफ योर्स, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो फर्स्ट हमने फ़िल्टर लगा दिया। और कभी भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हमने देखनी चाहिए कि कोई भी पर्सन का अथॉरिटी उस फील्ड में कितना है और उसका एक्सपीरियंस कितना है। ओके, अथॉरिटी मतलब अभी पेरेंट्स है आपके, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके वो कुछ स्टेटमेंट तक लेके आए हैं और उनका क्या एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में। ओके, अगर दोनों चीज़ें फिट बैठती है तो यू डोंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आप उस पे आगे जा सकते हो। अभी हम पेरेंट्स का अगर देखें तो ये एज उनके लिए भी कुछ सीधी सादी एज नहीं है। अभी बहुत सारी मम्मियाँ आप देखोगे तो अभी जो कंसीविंग का एज है वो डिले हो गया है। अभी पहले जो था 18-19 ऐसे, 18 में शादी, 19 में पहला बच्चा, लेकिन अभी शादी ही आपकी 25-26 में होती है, ये अगर हम ऑल गुड कहे तो। अदरवाइज इट इज़ 30-32। जब तक बच्चा आपका 10th और 12th में आएगा तब तक मदर की मेनोपॉज एज आ जाती है। तो मदर का जो है एक बहुत मूड स्विंग्स का एज है ये, उसके भी बहुत सारे हार्मोनल चेंज है। मतलब मम्मी का जो है मेनोपॉज और बच्चों का है एडोलेसेंस, तो ये जो दोनों हैं इनके दोनों के हार्मोनल सर्ज बहुत है। और अगर मैं पापा का बोलूँ तो यहाँ पे उनका पीक होता है बिजनेस का या फिर प्रोफेशन का, करेक्ट, वो भी 40-45 एज में है। मतलब अगर हम तीनों को एक साथ में रख के देखें तो तीनों अपनी अपनी एक अलग ही इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस की जर्नी में है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये तीनों लोग आए, प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, इसका क्या चैलेंज है, उसका क्या चैलेंज है, इसका क्या चैलेंज है। लेकिन अगर आप 10 साल पहले जाके देखो या 20 साल पहले जाके देखो तो आपको शाम के डिनर का ऐसा पिक्चर दिखेगा कि पापा बैठे हैं, मम्मी खाना परोस रही है और बच्चे वहाँ पे ही कहीं पे हेल्प कर रहे हैं या फिर कुछ खेल रहा है। लेकिन आज का अगर आप घर देखोगे तो सब साथ में है, लेकिन सबके हाथ में अपना अपना एक इंडिविजुअल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, कोई भी किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। तो एक साथ में होके एक पेज पे आना वेरी डिफ़िकल्ट। और आता है तो फिर वो आता है जजमेंटल स्पेस से, प्रेशर स्पेस से। इतना टाइम कुछ नहीं किया लेकिन अभी बहुत रश हो गया है, अभी तक प्रोक्रास्टिनेट किया है लेकिन नाउ वी डोंट हैव टाइम। तो फिर वहाँ से जो चालू होता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो ये जो पेरेंटल जर्नी है, दिस इज़ आई गेस कि अगर पहले से आपने कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं की है तो दिस कैन बी अ ब्लास्ट। ओके, तो बेसिकली पापा भी कोई फीलिंग से गुजर रहे होते हैं, मम्मी भी प्रेशर में है, बच्चा एक अलग दौर से गुजर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन बढ़ाइए, स्मूथ कम्युनिकेशन करिए। और बच्चों के लिए यही एडवाइस होगी कि आप एटलीस्ट पेरेंट्स कुछ कह रहे तो उस पर थॉट कीजिए, सोचिए वो क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। एटलीस्ट एक बार उनका सुन लीजिए। मानना या ना मानना वो तो करेक्ट बच्चे पे डिपेंड करेगा। इसमें मैं और एक बात ऐड करूँगी कि जब भी पेरेंट्स आ रहे हैं और वो कुछ सजेशन या फिर कुछ उनको कम्युनिकेट करना है तो उनको पहले ये देखना है कि या ये जो बात वो बोलने जा रही है उनकी पास्ट से आ रहा है या अभी प्रेजेंट से आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, अपने जो अनफिनिश्ड बिजनेस है पहले के वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उन्होंने बहुत मस्ती मजा की थी और फिर टाइम पे उनको फेस करना पड़ा था। वो किसी गलत रिलेशनशिप में अटक गए थे और उनका किसी ने फ़ायदा ले लिया था। क्या है ये एग्जैक्टली जो आप प्रेशर, कंट्रोल या फिर जो भी आप बात रख रहे हो, ये प्रेजेंट आपके बच्चों को सामने देख के आ रहा है या आपका ये अनफिनिश्ड बिजनेस है या आपका पास्ट ट्रॉमा है या सिर्फ केयर और कंसर्न है बच्चे के लिए। पेरेंट्स ने भी ये फिल्टर पहले खुद को लगाना है। और अगर वो ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा उनका वो हील कर नहीं पाए हैं और उसी ट्रॉमेटिक स्पेस से वो अपने बच्चे के साथ में बात कर रहे हैं तो पहले उन्होंने अपना ट्रॉमा हील करना है। पेरेंटिंग का डिसीजन लेने से पहले ही उनको खुद को हील करना है एंड देन दे हैव टू ब्रिंग दिस न्यू लाइफ इनटू वर्ल्ड। तो ज़ेनजी जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत होशियार है। पेरेंट्स ने अगर उनको कुछ कहा है तो बस कहना है 1 बार 2 बार या 3 बार। बच्चा समझना चाहे तो ठीक, आप उन पे प्रेशर नहीं बना सकते हो इस टाइम पे। करेक्ट। इसको मैं अलग वे से कहूँगी कि आपको जब भी आप पेरेंटल स्पेस में हो तो आपको प्रेजेंट में रहना है, लेकिन आप जब भी रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हो, तो आपको फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में मुझे मेरे बच्चे के साथ में कैसा रिलेशन चाहिए। सपोज अभी बहुत टर्मोइल है
और बच्चा बिल्कुल एग्रेशन में है, बिल्कुल नहीं अच्छे से बात कर रहा है और आपका भी बहुत टेम्पर हाई हो चुका है, कम डाउन, एक सेकेंड के लिए खुद को पूछिए कि मैं जो ये कम्युनिकेशन करने वाला हूँ, क्या ये मुझे जो फ्यूचर में चाहिए उसका रिजल्ट देगा? Yes. नहीं, क्योंकि मार्क्स तो फेड हो जाएंगे, वो किसी को याद नहीं है। आपको नहीं। 12th के मार्क्स याद नहीं, मुझे याद बिल्कुल नहीं नहीं। है। अगर आप आपके दादा, उनके दादा को भी पूछोगे तो उनको भी उनके 10th-12th के मार्क्स याद नहीं है। लेकिन क्या याद रहेगा पता है? कि आपने इस टाइम में आपके बच्चे को क्या एक्सपीरियंस दिया, उनको Yes. क्या फील करवाया और उनका सेल्फ स्टीम आपके साथ में रह के डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। Yes. So this is only an academic journey. We have normalized it. This is not an existential crisis. करेक्ट? मार्क्स नहीं तो कुछ नहीं, जो बना दिया है। हाँ, मार्क्स नहीं तो कुछ नहीं। मैं आपको एक रिसर्च बोलूँगी कि अभी जो सर्वे हुआ है नेशनल क्राइम ब्यूरो का, 2023 में 13,892 सुसाइड्स हुए हैं 10th और 12th के बच्चों के सिर्फ, और 2024 और 2025 में उससे भी आंकड़ा बढ़ गया है। आप कोटा ले लो, यस। अब जो भी ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वहाँ पे जो बच्चे हैं, आप उनसे जाके एक बार बात तो कीजिए कि वो क्या फेस कर रहे हैं। तो अल्टीमेट पेरेंट्स को तो ये नहीं चाहिए कि मैं इतना खर्चा भी करूँ, मैं इतना स्ट्रगल भी करूँ और एंड पॉइंट में मेरा बच्चे का ये हाल हो, ये तो वो नहीं चाहते हैं। तो कम सिट, हैव अ टॉक, आप एक्चुअली देखो, रियलिस्टिक पिक्चर देखो कि आपके बच्चे का कैपेबिलिटी है, वो करना चाहता है कि नहीं। भले उसको 99% आया है लेकिन उसको 8 लेना है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। काउंसलिंग करो, ये करो, उसको वहाँ पे डालो, लेकिन उसको वो करना ही नहीं है। या राइट। तो मैम, कम्युनिकेशन का टोन पे कुछ असर होता है? ये इम्पोर्टेंट है टोन? या आइदर साइड हम ऐसे पूछ सकते हैं कि टोन का कम्युनिकेशन पे कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगी कि या फिर रिसर्चेस जो आई है सामने कम्युनिकेशन पे, तो वो यही बोलते हैं कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो शब्दों से कम्युनिकेट करते हैं हम, वो 7% इम्पैक्टफुल है, और जो नॉन वर्बल क्यूज़ है अपने, या फिर बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सब जो बात है, ये बाकी का 93% कवर करती है। तो टोन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, ये इनको ऐसे लगता है कि हमेशा अच्छी बात बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं ये अपने बच्चों के लिए बहुत काम का है, लेकिन यहाँ पे जो टोन होगा ये कंट्रोलिंग है क्या? अगर कंट्रोलिंग साउंड हुआ तो फिर से वो आ गया एडोलेसेंट पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे सीन कैसे हो जाता है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों अलग अलग टग ऑफ वॉर में हैं, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। ऐसा ना होते हुए ऐसे होना चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चा एक साइड में है और वो ट्राई कर रहे हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ पे टोन जो है ये पूरा गेम चेंजर हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मैसेज देना है आपको, इज इट गोइंग विथ योर टोन एंड नॉन वर्बल क्यूज एंड बॉडी लैंग्वेज। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे घरों में जैसे ही एग्ज़ाम्स आती है या 10th और 12th का टाइम आता है तो बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। बच्चे भी साइलेंस है और पेरेंट्स भी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बच्चों को लगता है मैं कुछ कहूँगा तो पेरेंट्स गलत ले लेंगे, पेरेंट्स को लगता है मैं कुछ कह दूँ या कर दूँ तो बच्चा गलत ना ले ले। तो साइलेंस भी स्ट्रेस की आवाज़ होती है। यस, साइलेंस भी स्ट्रेस का एक माल अडेप्टिव कोपिंग बोलेंगे हम। अभी अगर आप देखें स्ट्रेस, मैं थोड़ा सा डिटेल में ये बोल रही हूँ कि जब भी आपको स्ट्रेस आता है तो मैल अडेप्टिव कोपिंग 4 तरीके से दिखने आता है। एक तो हम फाइट मोड में जाएंगे। बहुत सारे घरों में ये भी पिक्चर रहेगा कि हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े चल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, दरवाज़ा बिल्कुल ज़ोर से वो बजा रहे हैं, या फिर बर्तनों का आवाज़ है, या फिर मारपीट भी होती है 10वीं और 12वीं के बच्चों को। तो ये है फाइट मोड, जहाँ पे फाइटिंग चालू है। सेकेंड जो मोड है मैलअडैप्टिव स्ट्रेस कोपिंग का, ये फ्लाइट मोड, डायरेक्टली एस्केप, बात ही बंद। बात किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बच्चा कुछ कर लेगा, या फिर मम्मी पापा समझ ही नहीं पाएंगे। ये दोनों एस्पेक्ट है, बट वी आर नॉट ऑन हेल्दियर साइड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हो गया फ्लाइट मोड, डायरेक्टली एस्केप हो गया। तीसरा जो है कि फ्रीज, बिल्कुल काउच पोटैटो बन जाता है, इतना स्ट्रेस है,
इतना वो प्रेशर है 10th एंड 12th के मार्क्स के अचीवमेंट का कि बच्चा करना चाहता है, ही इज़ विलिंग, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वो स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हिल स्टार्ट स्क्रोलिंग कि मैं कैसे तो भी खुद को थोड़ा सेटल कर लूँ, लेकिन फिर वो 5 मिनट का डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे 1, 1.5, 2 घंटा हो जाएगा। फिर वो 1.5-2 घंटे के बाद में वो दिमाग इतना थक चुका है स्क्रोलिंग के बाद में, फिर ऐसे लगेगा कि जाके कुछ थोड़ा खा के आओ, फिर से थोड़ा मूड बनाओ और फिर खाना खा के एंड देन कि थोड़ा सो जाओ, थोड़ा चिट चैट कर लूँ, और पढ़ाई का जो मेन गोल था दैट इज स्टेइंग साइड में हो जाता है। करेक्ट। और चौथा जो मैलाडैप्टिव स्ट्रेस कोपिंग है वो है फॉन मैकेनिज्म, पीपल प्लीजिंग। ऐसे जो बच्चे जो बहुत नार्सिस्टिक पेरेंट्स के साथ में है, टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ में है, तो वो बहुत प्लीज़ करना चाहते हैं मम्मी पापा को, कैसे मम्मी खुश रहेगी, कैसे पापा खुश रहेंगे, कि वो उनका ज़्यादा टॉक्सिसिटी अपने पे ना निकाले। अभी इतना नॉलेज बच्चों को नहीं है ना, पेरेंट्स को है कि वो अब्यूजिव है, या बच्चे को भी नहीं पता है कि ये नार्सिस्टिक पेरेंट्स या टॉक्सिक पेरेंट्स है, लेकिन मैलाडैप्टिव कोपिंग तो हो गया ना। बराबर है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमको बस यही बताना है व्यूवर्स को या फिर अपने स्पेक्टेटर्स को कि स्ट्रेस है, होगा ही, और ये पार्ट एंड पार्सल है जर्नी का, हर एक जर्नी का, लेकिन हम इसको पॉजिटिवली कोप कैसे कर सकते हैं। यस, करेक्ट। तो हम माइंड से प्रिपेयर हो जाए कि ये जर्नी है, इतना सिलेबस है, और जो सक्सेस का एक्चुअल पाथ है वो किन किन वे से जाता है। तो इसमें 4 स्टेजेस है, 4 एग्जाम्स है, उसमें हमको इतना इतना चाहिए है, और मेरा कैपेसिटी इतना है, और मेरा एक्सपेक्टेशन इतना है। तो ऐसे अगर हम डेली वे में कम्युनिकेशन करते रहे, या फिर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है कि इस टेस्ट में इतना था, इस टेस्ट में इतना क्यों हो गया, कहाँ पे हो गया, एंड देन दे गो इनटू इंक्वायरी मोड। तो बच्चों को अगर ऐसे लगता है कि ये जो बार बार का इंक्वायरी है वो एंग्जाइटी बिल्टअप कर रहा है, तो चाइल्ड शुड बी दैट सेल्फ अवेयर कि वो सबमिसिव नहीं है, पूरा पेरेंट की एंग्जाइटी वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो इमोशंस एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बट ही इज़ टेकिंग हिज स्टैंड बाय असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू कोप योर स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल सबमिसिव नहीं हो, बिल्कुल आप पापा मम्मी जो बोल रहे हैं वो एंग्शियस स्टेट में हमने वो एब्जॉर्ब नहीं किया है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैं उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए मैं वो कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, बाउंड्रीज को क्रॉस न करते हुए। ओके। अभी आज का आप देखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट वॉर जो है ये बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सरपास कर देता है, कि मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, आई शुड बी रिस्पेक्टफुल, वो क्या बोल रहे हैं, वो किस स्पेस में से बोल रहे हैं, तो उनके कुछ फियर्स है क्या। करेक्ट ना। ये मिथ है कि ये जो जर्नी है इसमें एक नॉलेजेबल अडल्ट एक कंफ्यूज्ड बच्चे को गाइड कर रहा है, ये मिथ है। ये है कि एक एंग्शियस अडल्ट को बच्चों को इंटेलेक्चुअल स्पेस से समझ के लेना है, ये अगेन सेकेंड्स पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में बात नहीं होती है। बराबर। करेक्ट। क्योंकि पेरेंट्स का अपना अपना एक एंग्जाइटी है, उनको जो है सोशल कंपैरिजन है, जो हमने पहले बोला कि उनका एक पास्ट जर्नी है। मेरे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो इतना एंग्जाइटी में आ गए हैं, या फिर वो इतना स्ट्रेस मुझे दे रहे हैं, वो किस स्पेस से मेरे साथ में बात कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे मुझे रिस्पेक्टफुल होके उनको क्या कम्युनिकेट करना है। अभी मुझे स्ट्रेस्ड फील आउट हो रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये गिल्ट है, क्या इमोशन का जो पार्ट है, सैड इमोशन है तो उसमें भी काफ़ी सारा रेंज है, किस रेंज से मुझे अभी ये जो फीलिंग्स है वो आ रही है, और वो मैं अपने मम्मी पापा को बताऊँ कि एक्चुअल मुझे ऐसे फील हो रहा है, इसमें आप ऐसे अगर ना बोलो और ऐसे बोले और मुझे इतना नहीं जमेगा और मैं इतना कर पाऊँ, तो इज़ इट ओके। यस। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कम्युनिकेशन को आगे लेके जाए तो काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सकते हैं, और ये है अडेप्टिव कोपिंग के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो अल्टीमेट हमारा गोल है अच्छे मार्क्स, तो उसके रास्ते पे हम ऑलरेडी चल चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, कम्युनिकेशन ज़्यादा है, एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब मैं समझ के लेता हूँ आपके शूज़ में मेरे पाँव डाल के कि आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है। बिल्कुल नॉन जजमेंटल एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस। तो साइलेंस ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जिन घरों में बहुत सारा साइलेंस अभी आ चुका है, 10th और 12th के एग्जाम्स बिल्कुल सर पे है, तो मैं व्यूवर्स के लिए कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने साथ में बैठ के कम्युनिकेशन को बढ़ाना है और प्रॉब्लम को फेस करना है। एग्जैक्टली। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि फ्यूचर का डर पेरेंट्स को ज़्यादा है या स्टूडेंट को ज़्यादा है? अभी एक क्वेश्चन को भी आंसर 2 तरीके से हम दे सकते हैं
कि पेरेंट्स तो होते ही है, प्रेशर में होते हैं, बिल्कुल प्रेशर कुकर हो जाता है कभी कभी। और इसका अगर सीटी हम टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करके ना निकालें तो ये फट भी सकता है। बीपी के प्रॉब्लम, शुगर, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल और ये सब इस एज में फिर शुरू हो जाते हैं। तो पहले के ज़माने में 40 वॉज नॉट द एज फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, लेकिन Yes. अभी है, क्योंकि Yes. ये जो सब फैक्टर्स है जो हमने बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेस हम इस एज में फील करते हैं। और ये जो है कि बच्चे हैं, उनको अगर हम स्पेस दें जो कि उनकी डिमांड है, राइट, फॉर फ्रॉम बिफोर टू दिस जेन जी एंड जेन अल्फ़ा, तो ये जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस वो मांग रहे हैं खुद को समझ के, और वो जो प्रोसेस करते हैं अपने ही थॉट्स, एंड देन दे कम एंड देन यू एक्ट एज मेंटोर, नॉट दैट होलसेल अथॉरिटी ऑफ देम कि ये मेरा है और ये मेरा एक्सटेंडेड वर्जन है, और जो सपने में पूरे नहीं कर पाए वो मैं मेरे बच्चे के थ्रू पूरा करूँगा। ये जो स्टोरीज़ है उसको हमको सरपास करना है। यस, करेक्ट, कि जैसे माली होता है वो फूल उगाता है और वो जो झाड़ है वो टाइम आने के ऊपर वो फल को छोड़ देता है। तो हमको भी पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि ये मेरा एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है, मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट करने के लिए ये नहीं आया है, और मैं इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसने मेरी ही सुननी चाहिए। इस स्पेस में हमको ऑपरेट नहीं करना है। और बच्चों को भी ये समझ के लेना है कि ये जो दो इंडिविजुअल्स है, मेरे पेरेंट्स, मॉम डैड, तो ये ऐसे स्पेस में है कि इनको मैं कैसे आगे जाऊँ, मेरा कैसे अच्छा होगा, और इनका कोई गलत इंटेंशन नहीं है कि मेरा कुछ गलत होना चाहिए। ऐसे इस स्पेस से वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बस वे ऑफ डीलिंग अलग हो सकता है, बस वो हमको कम्युनिकेट करना है और वैसे हमको आगे जाना है। मतलब प्रेशर दोनों साइड ही बराबर होता है, दोनों को साथ में बैठ के सब कुछ सॉल्व करना है। तो मैं अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में बढ़ना चाहूँगी। आप कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ 3 टिप्स बता दीजिए। अल्टीमेट गोल तो यही है पेरेंट्स और स्टूडेंट का कि कैसे 10th और 12th में परफॉर्मेंस अच्छा आ जाए। तो पेरेंट्स के लिए कौन से 3 टिप्स हो सकते हैं और बच्चों के लिए क्या 3 टिप्स हो सकते हैं कि वो कनेक्ट कर पाए? तो भी ये जो जर्नी है, हम इसको बोलेंगे कि पेरेंट्स के लिए आई व्यू होते हैं। तो एक वर्म्स आई व्यू और एक होता है बर्ड्स आई व्यू। वर्म्स आई व्यू होता है कि जो वर्म होती है, अलई जो कैटरपिलर होती है, उसका जो व्यू होता है बिल्कुल सामने की तरफ होता है, उतना ही वो स्पेस देख पाती है। तो पेरेंट्स को इस एज में वर्म्स आई व्यू से ऑपरेट नहीं करना है, हमको ऑपरेट करना है बर्ड्स आई व्यू से। ये जो आपके पेरेंट चाइल्ड का जर्नी है, ये जो प्रेशराइज्ड एज है जिससे हमको 3-4 साल अच्छे से हेल्दी वे में निकालना है, तो हमको इसको लॉन्ग स्पेस में जाना है। ये पूरा क्या चल रहा है, मेरा बच्चा, इसका टेम्परामेंट कैसा है, इसका IQ कैसा है, इसका EQ कैसा है, इसका सोशल कैपिटल कैसा है, कितने लोगों के साथ में ये कनेक्टेड है, अगर इसको स्ट्रेस आ जाए तो ये कैसे कोप अप करेगा, इसको आगे चल के किस चीज़ में जाना है, क्या सभी को नीट करना इम्पॉर्टेंट है, सभी को JEE करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं। लेकिन आप ऐसे देखो कि 90% पेरेंट्स फाउंडेशनल कोचिंग क्लासेस में डाल देते हैं बच्चों को कि पता नहीं है क्या करना है। लेकिन जैसे आपने आपके बच्चों को बचपन से देखा है तो वी कैन फिगर इट आउट, नॉट कंपल्सरीली, बट एक होता है ना कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कितना अप्लाई करना है, कितना प्रेशर देना है, कितना नहीं देना है, और अपना बच्चा इस जर्नी में खुद को मैनेजेबल है कि नहीं है। ये बर्ड्स आई व्यू है। सेकंड कि हमारा पास्ट हीलिंग हमको करके ही फिर इस स्पेस में हम ऑपरेट करना है। ये जो था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मेरे पास में 3 केसेस ऐसे हैं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग के वजह से बच्चों का पूरा ही स्पेस डिस्टर्ब हो चुका है। दे आर इन 12th बट दे आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर, क्यों? क्योंकि वो उस स्पेस में ही नहीं है कि वो वहाँ पे खड़े हो जाए अपने लिए कि मैं जा सकता हूँ और एग्ज़ाम दे सकता हूँ। दे आर नॉट इन दैट स्पेस, सॉरी टू से। और जो एक तीसरी बात आपने कही कि पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन क्या है, कि होपफुल रहिए, ट्रस्ट रखिए अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रस्ट चेंज कर देता है। भले ही आपका बच्चा उस स्पेस में नहीं है, थोड़ा नोटोरियस है, रिबेलियस है, लेकिन जब उसको पता चलता है ना कि नहीं, मॉम डैड को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, कुछ कर लेगा मेरा राज दुलारा, ऐसा है, तो ही विल ट्राई टू गिव हिज बेस्ट। तो वहाँ पे आपका टेंशन वैसे भी कम हो गया है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसी स्पेस से ऑपरेट नहीं करना है, आपको थोड़ा कभी छोड़ देना है और ये सोचना है कि फ्यूचर में जाके ये जर्नी कैसे दिखेगी मुझे।
तो हम फ्यूचर से पीछे मुड़ के देखेंगे ये वाली जर्नी को कि हाउ इट लुक्स। तो पेरेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Yes. करेक्ट। और बच्चे जो है इनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा इस स्टेज के लिए खुद को तैयार रखना है। ऐसे नहीं हो कि 8 तक बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है और फिर सब पूरा टेंशन जो है वो पूरा 9th और 10th में ले ले। तो जैसे ही 5th 6th आने लगती है थोड़ा थोड़ा अपने इसके ऊपर बैलेंस हम कैसे रख पाए। तो हमको ऐसा नहीं होगा कि 9th में 10th में सभी छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करना पड़े, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग स्किल है कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा है तो आइन टाइम पे भी हमको सब करने मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही वो बैलेंस किया है। आपको आज ऐसी बहुत सारी केसेस दिखने मिलेगी। ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, 96-99% है, लेकिन वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ओके। तो ये मैनेजमेंट ऑन टाइम नहीं होता। तो हम बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में ना जाए कि सभी मेरे बच्चे को कर लेगा, वो हो जाएगा, मैं हूँ उसके पीछे। लेकिन इसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारा प्रेशर रहेगा, पीयर प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि चलो स्मोकिंग कर ले, तू मर्द नहीं है क्या। लड़कियों में ये है कि बॉडी इमेज इश्यूज बहुत होते हैं। ये काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, लेकिन मुझे पता है मुझे मेरा क्या गोल है, मुझे कितना मेरा ग्रेटिफिकेशन डिले करना है। सब कुछ इंस्टेंट, सब कुछ इम्पल्सिव। ऐसे इम्पल्सिविटी में न जाते हुए मुझे कहाँ पे जाना है, उसके लिए पेशेंस भी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। तो वो मैं कैसे अपने ये जो स्किल है मैं मेरा इम्प्रूव करूँ और टाइमली ये प्रेशर को मैं ओवरकम कर लूँ, ये है। और तीसरी जो चीज़ है बच्चों के लिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये उस 3 घंटे में आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, इस चीज़ का एग्ज़ाम है, ना कि आपने साल भर कैसा किया है। तो आपका डाइट, आपका स्लीप, आपका एनवायरनमेंट बोथ ऑफ पीयर एंड फैमिली मेम्बर्स और आपका डेली रूटीन, इसका आप अगर अच्छे से प्रॉपर मैनेज करते हो तो जो बिल्कुल लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट पे आपको वो बिल्कुल प्रेशर में से नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल कम स्लीप लेते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं लास्ट में, तो मेमोरी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। डाइट का भी वैसे ही है, बॉडी इमेजेस इशू इतने हैं कि फिर वो खाना बंद कर देते हैं कि मुझे अच्छा भी दिखना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सिटिंग है। तो ये सब कैसे कनेक्टेड है, तो सभी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करना है। तो बाहर के लोगों के बातों में आते ना हुए खुद से कनेक्ट करना है। हम खुद क्या चाहते हैं, तो इससे परफॉर्मेंस बढ़ सकता है एग्जाम में। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियस है निगेटिव फीलिंग्स आती रहेंगी, प्रेशर है, स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट भी है, तो निगेटिव फीलिंग्स आना ऑब्वियस है। तो निगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में कैसे बदला जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। करेक्ट, ये ओवरऑल पिक्चर का एक पार्ट है। हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, एक दिन में हमको 80,000 तक के थॉट्स आते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग में नहीं हो तो एक जनरल इंसान को एक दिन में 80,000 थॉट्स तक आते हैं, लेकिन हर एक थॉट रियलिटी नहीं होता है। पहली बात, थॉट है, वो आएगा, पीक में जाएगा और फिर से वो सबसाइड हो जाएगा। इट इज़ लाइक वेव। तो मुझे ये कॉन्शियस रहना है कि थॉट है, वो आएगा, वो जाएगा, लेकिन जब वो अपनी पीक पे होगा तब उस टाइम मुझे मेरा इमोशनल बैलेंस और रेगुलेशन मेंटेन करना है। अगर ये स्किल हम सीख लें, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जेन ज़ी एंड जेल अल्फा के लिए जो सॉल्यूशन है दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। सब कुछ है, लेकिन इमोशनल ओवरवेल्म को वो अगर सीख ले कैसे उसको प्रोसेस करना है, तो दे आर द विनर। यस, एग्जैक्टली। तो थॉट्स आते रहेंगे, ये अपने ऊपर है कौन से थॉट से कनेक्ट होना है और कौन से थॉट को डिलीट करना है। यस, और ये जब कर पाएंगे तब आपका गोल ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से आपको क्लियर है कि जितना क्लैरिटी है उतना आपका स्पीड बढ़ने वाला है। तो ऑफ कोर्स हमारे 10th और 12th के बच्चे कनेक्ट करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे एग्ज़ाम में। तो आज हमने एक ही पहलू पे बात न करते हुए दोनों साइड पे नज़र डालने की कोशिश की है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की इमोशनल फीलिंग्स एस्पेक्ट को समझने की बिल्कुल कोशिश की है। प्रियंका जी ने बहुत ही इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। बहुत थैंक यू प्रियंका जी आपका, आप हमारे पॉडकास्ट शो पे आए और इतना नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया आपने। तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको इसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन लग रही है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, पेरेंट हो तो शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स हो तो कमेंट में स्ट्रॉन्ग लिखिए। फॉलो फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट मोटिवेशन, सब्सक्राइब माय चैनल टॉक्स विद मीनाक्षी शो। और अगर आपको
किसी और फीलिंग्स पे या इमोशंस पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए तो ज़रूर हमें डीएम कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी इच्छाओं को, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का। और अगर आपको इसी सीरीज़ में कोई और नया पॉडकास्ट या नया टॉपिक चाहिए तो वो भी बिल्कुल आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम आपके लिए लेके आएंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 8-9 सालों का इस फील्ड में, तो वो उस एस्पेक्ट से मैं यहाँ पे कुछ डिलीवर कर पाई। और आई एक्सपेक्ट कि ये सब चीज़ें जो है पेरेंट्स को, बच्चों को ये काम में आए। एंड यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।